आज से करीब 30 करोड़ वर्ष पहले हमारी पृथ्वी कादव और कीचड़ युक्त जंगलों से घिरी हुई थी। करोड़ों वर्षों के अंतराल में इस कादव और कीचड़ के अंदर मरकर दफन हो चुकी वनस्पति और जीवाश्मों के एक के ऊपर एक लेयर चढ़ गए थे। इनमें कई रासायनिक प्रक्रिया हुई और फलस्वरूप इन मृत जीवाश्म वनस्पतियों के अवशेष कोयले और पेट्रोलियम के रूप में परिवर्तित हो गए, जो पृथ्वी के गर्भ में हमेशा के लिए दब के रह गए। कुछ ऐसी ही प्रक्रिया समुद्री तल के नीचे भी घटित हुई, जहां पर समुद्र तल के नीचे मृत हो चुकी वनस्पतियां और मृत जीवाश्मों के लेयर्स के ऊपर कादव, कीचड़ और जीवाश्मों के भी लेयर्स चढ़ते गए और समुद्र तल के नीचे अधिक दबाव और तापमान की वजह से समय के साथ दबे हुए ये जीवाश्म क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में परिवर्तित हो गए। वैसे कोयला, क्रूड ऑयल और प्राकृतिक गैस ये तीनों एक ही रॉ मटेरियल से बनते हैं दोस्तों, और वो रॉ मटेरियल है वनस्पति और अन्य जीवों के जीवाश्म। इन जीवाश्मों में मौजूद उनके ग्लूकोज को बनाने वाले हाइड्रोजन और कार्बन के जो अणु होते हैं, इनके संयोजन को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। और जीवाश्म के ये संयोजन लंबे समय अंतराल में इन मृत जीवों को कोयला, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस में परिवर्तित कर देते हैं। मतलब कि कोयला हो, नेचुरल गैस हो या पेट्रोलियम हो, सबका सब हाइड्रोकार्बन ही है। इनमें अंतर बस इस हाइड्रोकार्बन के अंदरूनी परमाणुओं की अलग अलग संरचना का है। जब हाइड्रोकार्बन के ऊपर प्राकृतिक रूप से अलग अलग दबाव और अलग अलग तापमान पड़ता है, तब उसकी भीतरी परमाणविक संरचना अलग अलग हो जाती है, और ये अलग अलग संरचना ही इस हाइड्रोकार्बन को कोयला या पेट्रोलियम या नेचुरल गैस के रूप में रूपांतरित करती है। पृथ्वी पर जीवाश्मों के अवशेष से बनने वाले इस ईंधन को फोसल फ्यूल कहते हैं, और हम इस फोसल फ्यूल में मौजूद हाइड्रोकार्बन को जलाकर हमारी ऊर्जा की जरूरतें पूरी करते हैं, और इससे ही हम फास्ट स्पीड से गाड़ियां चला पाते हैं, हमारे घरों में उजास ला पाते हैं और गैस स्टोव से खाना पका पाते हैं। लेकिन बस यहाँ पर समस्या इतनी है कि जब हम हमारी जरूरत के लिए इस ईंधन को जलाते हैं, तब हम उसमें मौजूद कार्बन को भी रिलीज कर देते हैं, जो कार्बन वातावरण में घुलकर ऑक्सीजन के साथ इंटरैक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, और ये एक ग्रीन हाउस इफेक्ट है। अब दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात, जब हम पृथ्वी पर पड़ने वाली सूरज की ऊर्जा और इसके बाद पृथ्वी से परावर्तित हुए रेडिएशन की कंपैरिजन करते हैं, तब इस अभ्यास में हम पाते हैं कि पृथ्वी का नेचुरल ऑन एन एवरेज टेम्परेचर तो -20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए था, लेकिन -20 डिग्री सेल्सियस यानी कि पानी के फ्रीजिंग पॉइंट से भी 20 डिग्री कम, ऐसा कैसे संभव है? इस परिस्थिति में तो पृथ्वी के सभी समुद्र प्रवाही रूप में न रहकर बर्फ के बन जाते और पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति ही नहीं होती। लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। तो क्या फिर हमारी स्टडी या हमारे कैलकुलेशन में कोई भूल है? तो दोस्तों ऐसा भी नहीं है। हमारे कैलकुलेशन में रत्ती भर भी भूल नहीं है। बस हमने ये कैलकुलेशन करते वक्त एक छोटी सी बात यानी कि पृथ्वी के ग्रीन हाउस इफेक्ट की अवगणना कर दी थी। अब सूरज से मिलने वाली ऊर्जा को पृथ्वी आमतौर पर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम के रूप में एमिट करती है। ये इंफ्रारेड यानी कि प्रकाश का ही एक लो वेवलेंथ वाला रूप है। अब पृथ्वी का वायुमंडल मेनली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, और ये दोनों ही गैसेस इंफ्रारेड रेडिएशन के प्रति उदासीन है। अर्थात ये दोनों गैसेस पृथ्वी के वायुमंडल से इंफ्रारेड ऊर्जा को आसानी से बाहर जाने देते हैं, छटकने देते हैं। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और वाटर वेपर्स जैसी गैसेस इंफ्रारेड रेडिएशन को वातावरण में से ही सोख लेती है, और परिणाम स्वरूप सूरज से हमें मिलने वाली ऊर्जा में से कुछ ऊर्जा पृथ्वी के वातावरण में ही रह जाती है, वो बाहर एमिट नहीं हो पाती, जिस वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर वार्म या थोड़ा बहुत गर्म रहता है। अब हमारे कैलकुलेशन में इस ग्रीन हाउस गैसेस के कारण होने वाले प्रभाव से जो वातावरण थोड़ा गर्म होता है उसे भी ऐड कर दे, तो आमतौर पर ऑन एन एवरेज पृथ्वी का टेम्परेचर +14 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए, और यही पृथ्वी का नेचुरल टेम्परेचर भी है, जिस वजह से पृथ्वी पर समुद्र पानी के रूप में रह पाए और पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हो पाई। और ऐसे देखने जाए तो किसी ग्रह पर उचित और योग्य रूप में ग्रीन हाउस इफेक्ट होना उस ग्रह पर जीवन की संभावना के लिए जरूरी है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम तब आती है जब किसी ग्रह के वातावरण में ये ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ जाती है।
जब वातावरण में ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ जाती है तो सूरज की इंफ्रारेड ऊर्जा ग्रह के वातावरण में बढ़ जाती है। ये ग्रीन हाउस गैसेस उसे बाहर नहीं जाने देती और परिणाम स्वरूप उस ग्रह का टेम्परेचर निरंतर बढ़ता रहता है। हमारी पृथ्वी के केस में भी यही हुआ है। हमारे वातावरण में इस ग्रीन हाउस गैसेस के बढ़ जाने की वजह से टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है और इस बढ़ते हुए टेम्परेचर को ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और इस ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम बहुत ही घातक होते हैं। आज पृथ्वी के वातावरण में करीब 3000 बिलियन मैट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड है और हर साल करीब 40 बिलियन मैट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड हम पृथ्वीवासी अलग अलग ईंधनों के माध्यम में वातावरण में एमिट करते हैं। लेकिन हमारी प्रकृति ने कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई है जिससे ये सारा कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में घुला नहीं रहता, लेकिन वो शोषित हो जाता है। जैसे कि बारिश के चलते ये समुद्रों में चला जाता है। इसके अलावा वातावरण में मौजूद CO2 का उपयोग करके सभी वनस्पति, पेड़ पौधे उसे ग्रहण करके ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं और इस ऑक्सीजन का उपयोग विविध जीव अपने जीवन के लिए सांस लेने की प्रक्रिया के दौरान करते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं, जिससे पृथ्वी का संतुलन बना रहता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि हम लगातार शहरीकरण कर रहे हैं और जंगलों के जंगल काट रहे हैं, पेड़ और पौधों की तो बलि चढ़ रही है। ऊपर से हर साल हम CO2 को अपने पिछले साल के मुकाबले अधिक से अधिक एमिट कर रहे हैं और इसलिए स्वाभाविक है कि इसके परिणाम बहुत ही खतरनाक होने वाले हैं। भूतकाल में कभी नहीं हुआ वो पिछले 100 सालों में हो गया है। पिछले 100 सालों में इंसानी हस्तक्षेप के कारण पृथ्वी का ऑन एन एवरेज टेम्परेचर करीब 1.2 डिग्री जितना बढ़ गया है। और अगर ये 1 डिग्री आपको सुनने में सामान्य लग रही हो तो इतना याद रखो कि पृथ्वी के भूतकाल में जो अब तक सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक हिम युग आया था, उसके एवरेज टेम्परेचर में और आम दिनों के हमारे नॉर्मल एवरेज टेम्परेचर के बीच सिर्फ 3 से 4 डिग्री का ही फर्क था। इसलिए पृथ्वी के एवरेज टेम्परेचर में थोड़ा बहुत भी अप डाउन आ जाए तो वो बहुत विनाश पैदा कर सकता है। ये बात हमें हमेशा याद रखनी होगी। और जितनी रफ्तार से हिमशिलाएं पिघल रही है, इसके अलावा गर्म होने से जल क्षेत्रफल को फैलाता है। इन सब कारणों से आज नहीं तो कल ग्लोबल वार्मिंग हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा साबित होने वाला है। और साल 2050 आते आते तो मुंबई, कराची, सिंगापुर, मालदीव्स, न्यूयॉर्क, शंघाई, बीजिंग और हांगकांग जैसे शहरों में समुद्र से नजदीक बसने वाले कुछ 40 करोड़ लोगों को हमें वहां से स्थलांतरित करना पड़ेगा। और ये 40 करोड़ लोग दुनिया की सरहदों की परिभाषा भी बदल सकते हैं। इस ग्लोबल वार्मिंग के चलते दुनिया में बवंडर, तूफान, आंधी, बिन मौसम बारिश और ऐसी कई सारी अप्राकृतिक घटनाएं बढ़ रही है और इसके वजह से दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्था को भी बहुत बड़ा सदमा लगता है। और सबको चौंकाने वाली बात तो ये है कि ऐसे लगातार ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते रहने से पृथ्वी के समुद्र का जल लगातार ज्यादा से ज्यादा भाप में बदलता रहेगा और भाप के चलते और ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग, फिर वो बारिश गिरेगी, फिर ज्यादा भाप बढ़ेगी और ऐसा लगातार चलता रहेगा। तब तक चलता रहेगा जब तक पृथ्वी के सारे समुद्रों का नामो निशान नहीं मिट जाता। ग्लोबल वार्मिंग किसी खूबसूरत ग्रह को नर्क में कैसे परिवर्तित कर सकता है, उसका जीता जागता उदाहरण शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह का आज औसत टेम्परेचर 480 डिग्री सेल्सियस है। आश्चर्य की बात यह है कि पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी करीब 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है और शुक्र और सूर्य के बीच की दूरी करीब 10 करोड़ किलोमीटर है। यानी कि शुक्र भी सूर्य से ठीक ठाक अंतर पर दूर है। ऊपर से सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह बुध है, फिर भी शुक्र ग्रह का टेम्परेचर इतना हाई क्यों है? तो इसका जवाब है शुक्र ग्रह की ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्योंकि शुक्र के वातावरण में करीब 96% कार्बन डाइऑक्साइड है और इसका परिणाम ये आया कि आज शुक्र ग्रह पर एसिड की बारिश हो रही है। 200 किलोमीटर पर आवर से वहां पर विनाशकाली तूफान चलते हैं और लीड को भी पिघला देने वाला प्रचंड वातावरण आज शुक्र ग्रह की नियति बन गया है। ये ग्रह हमारे लिए एक चेतावनी है कि कैसे दोनों ग्रह एक ही परिस्थिति में मौजूद होने के बावजूद भी एटमॉस्फेयर में आने वाले बदलाव के कारण उनमें से एक ग्रह नर्क से भी बदतर बन गया है। पृथ्वी रूपी ये हमारा ग्रह हमें मिली एक विरासत है और इस विरासत को हमें हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना होगा और ये इंसानियत के नाते हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक कर्तव्य है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। हम हमारे बहुत ही छोटे प्रयासों से ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं,
लेकिन इसे बड़े पैमाने पर अगर कम करना है तो सरकारों को सोचना पड़ेगा और इस मुहिम में भारत सरकार दुनिया में मोखरे है। ये हमारे लिए एक अच्छी बात है और इस पर दुनिया की सरकारें धीरे धीरे जागरूक हो रही है। देखते हैं आने वाले भविष्य में क्या होता है। तो आई होप इस वीडियो में आपको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बहुत ही डिटेल में जानकारी मिली होगी। हो सके तो इस वीडियो को शेयर करें, बने रहे द नॉलेज के साथ और इस वीडियो को लाइक करें और अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ वंडरफुल डे, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, टेक केयर।